Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, हिंदी शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 6 आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें पूरे सिलेबस से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शिक्षण विधियों के भी प्रश्न हैं, हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न हैं। 104 दिन आपके पास शेष बचे हुए साथियों रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु। ये जो टेस्ट है ये लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। पदों की संख्या 32,000 हो चुकी है आपके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि सुबह 8 बजे बराबर सुबह 8 बजे आपके 11वीं 12वीं की किताबों से साइकोलॉजी का टेस्ट आ रहा है। NCERT की भी किताबें हैं, RBSC की भी है। पूरे 100 प्रश्न मिलेंगे, पूरे के पूरे 100 प्रश्न। PDF भी साथ में दूंगा साथियों, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? धार्मिक, नाचती, शारीरिक और गर्जना। तो मित्रों, धार्मिक शब्द की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण हुआ है धर्म प्लस इक से। तो इसमें एक प्रत्यय है, नाचती में ती प्रत्यय है, शारीरिक में शरीर प्लस इक, इसमें भी इक प्रत्यय है साथियों। लेकिन गर्जना जो शब्द है इसमें कोई सा भी प्रत्यय नहीं है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, आकांक्षा शब्द का बहुवचन है। आकांक्षाएं, आकांक्षा, आकांक्षों, उक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, एक शब्द आता है आकांक्षा, ये तो एक वचन है, और अगर हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो वो बनेगा आकांक्षाएं। क्या बनेगा साथियों? आकांक्षाएं। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 मित्रों, तीसरा क्वेश्चन है, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा हातिन, हथीनी, हथनी और हथीनी। तो साथियों, वैसे बुक में तो हथनी दे रखा था, लेकिन हथनी तो गलत होता है। मुझे तो हथीनी का पता है कि हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप हथीनी होता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। हाथी का क्या होता है? हथीनी। फिर भी आप कमेंट करके जरूर जाइए साथियों कि क्या मेरा सजेशन बिल्कुल सही है, जरूर बताएं। प्रश्न 3 में दूसरा विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है मित्रों, पारसी लोगों में मांस को अभक्ष्य माना जाता है। उक्त वाक्य में क्रिया का अपूर्ण भूतकाल रूप होगा। अपूर्ण भूतकाल माना जाता था, माना जाता होगा, माना जाता रहा होगा और माना। तो देखिए, माना तो होगा नहीं, माना जाता था ये तो पूर्ण में हो गया, माना जाता होगा ये संदेह हो गया थोड़ा सा यहाँ पर, और माना जाता रहा होगा। तो साथियों, वैसे तो कोई एक भी विकल्प इसमें एग्जैक्टली अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं बन रहा है। अगर प्रश्न यूं आता कि पारसी लोगों में मांस को अभक्ष्य माना जाता है, ये तो प्रश्न है। ऑप्शन यूं आता कि माना जा रहा था, माना जा रहा था, ये हो रहा है अपूर्ण भूतकाल। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कोई भी विकल्प अपूर्ण भूतकाल में नहीं है। तो साथियों, इस प्रश्न पर आपको मिलता है बोनस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, गणेश को पत्र लिखो, यह वाक्य है आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक और विधानवाचक। तो साथियों, गणेश को पत्र लिखो, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। अभी उसमें सोचना कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, वो तो प्रश्न लिखने के बाद में लगा रखा है, हर प्रश्न में लग रहा है वो। तो यहाँ पर आज्ञा का बोध हो रहा है, इसलिए ये एक आज्ञावाचक वाक्य है साथियों। 5वें प्रश्न में पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, सिंहावलोकन करना नज़र का फेर लेना होता है, नज़र फेर लेना होता है। आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना होता है और गंभीर दृष्टि से देखना होता है। तो साथियों, दो चीज़ें हैं,
एक तो होता है सिंहावलोकन और एक होता है विहंगावलोकन। विहंगावलोकन में व्यक्ति रेखांकित करते हुए पढ़ता है, लेकिन साथियों जो सिंहावलोकन है इसमें बहुत तीव्र गति से पढ़ाया जाता है, तो इसमें आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डाली जाती है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, निम्न में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। देखिए एक ही लोकोक्ति मिलेगी, बाकी सब मुहावरे मिलेंगे आपको इसमें। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना और एक पंथ दो काज। तो साथियों लोकोक्ति देखिए, कठपुतली, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, ये तो मुहावरों के उदाहरण हैं, लेकिन एक पंथ दो काज ये लोकोक्ति का उदाहरण है मित्रों। किसका उदाहरण है? लोकोक्ति का। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 मित्रों, 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन को पहचानिए। मौन वाचन में देखो और कहो विधि का प्रयोग होता है। गहन अध्ययन पाठ के 5 सोपान होते हैं। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि आगमन निगमन विधि है और व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि सूत्र विधि है। तो सत्य कथन कौन सा है साथियों? देखिए व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि सूत्र तो होगी नहीं। मौन वाचन में देखो और कहो, मौन वाचन में कहा थोड़ी जाता है साथियों। दूसरा भी गलत है, तीसरा विकल्प सही है। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि आगमन निगमन विधि है। कौन सी विधि है? आगमन निगमन विधि। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का मार्ग है। कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कर रहे छात्र तो कैसे दूर करोगे? छात्रों से वाचन करवाओगे, अध्यापक द्वारा आदर्श के लिए कहना, कहीं बाहर लिखने के लिए कहना और इनमें से कोई नहीं। तो बाहर लिखने के लिए कहना तो गलत हो गया, तो ये भी गलत है। देखिए पहला और दूसरा जो विकल्प है साथियों, दूसरा विकल्प तो वैसे अधूरा है तो गलत हो गया। प्रथम विकल्प सही है। छात्रों से वाचन करवाओगे तो उनसे उनकी जो अशुद्धियां हैं वाचन संबंधी वो भी दूर होगी साथियों। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न 10, किस विधि में बालक आंख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? मोंटेसरी, पेस्टोलॉजी, जेकार्ट और इनमें से कोई नहीं। तो आंख, हाथ, कान ये ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी। क्या है ये? ज्ञानेंद्रिया। और इस पर बल दिया था मैडम मारिया मोंटेसरी ने। तो मोंटेसरी ही विधि है साथियों ये। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, छात्रों का श्रुतलेख लिखाने की उपयोगिता है। श्रुतलेख बच्चों को लिखाते हो तो उसकी क्या उपयोगिता है मित्रों? हस्तलेख में सुधार के लिए, कक्षा नियंत्रण के लिए, वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार के लिए और लिखित कार्य पूरा करने के लिए। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है साथियों। श्रुतलेख लिखाने की उपयोगिता दिए गए विकल्पों में से क्या है? तो श्रुतलेख इसलिए थोड़ी लिखाया जाता है कि हस्तलेख में सुधार हो, इसके लिए तो नकल करवाई जाती है। कक्षा नियंत्रण के लिए भी श्रुतलेख नहीं होता है साथियों। तो पहला दूसरा तो गलत हो गया। वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार के लिए कि जो वर्तनियाँ छात्र करते हैं फिर अध्यापक द्वारा श्रुतलेख के बाद में उन वर्तनियों की जो अशुद्धि हैं उनको भी दूर करवाया जाता है अध्यापक के द्वारा। तो तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न 12, भाषा दक्षता या कौशल का विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर और उक्त सभी प्रकार से। तो मित्रों भाषा दक्षता कौशल है, इसका विकास आप इन सभी प्रकार से कर सकते हो। चौथा विकल्प सही रहेगा 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? वर्तनी दोष, उच्चारण संबंधी दोष, सीखने में मंदता और लेखन संबंधी गलतियां। तो देखिए आप लगातार मौन वाचन करोगे और सस्वर वाचन बिल्कुल भी नहीं करोगे तो इससे हो सकता है कि उच्चारण संबंधी दोष आपके अंदर उत्पन्न हो जाए बोलने में। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, लिखित कार्य से तात्पर्य है कक्षा का कार्य, गृह कार्य, कक्षा कार्य और गृह कार्य दोनों और इनमें से कोई नहीं।
तो मित्रों लिखित कार्य का मतलब कक्षा कार्य भी होता है और गृह कार्य, दोनों ही चीजें होती है। तो तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति हो जाती है, पाठ्यक्रम समय से पाठ्यक्रम व्याप्ति होती है, मतलब पूरे पाठ्यक्रम से क्वेश्चन आते हैं, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है या विद्यार्थियों का हित। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए साथियों प्रश्न 15 में। मित्रों देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण होता है निष्पक्ष मूल्यांकन, क्योंकि इसमें जो मूल्यांकन है उसमें भेदभाव नहीं चलता है साथ। तो साथियों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सतत व सुनियोजित आकलन नियमित प्रगति रिपोर्ट छात्रों को उनके काम की प्रतिपुष्टि देते हैं, अभिभावकों को उनके बच्चों के अधिगम की गुणवत्ता उनके विकास की तथ्यपरक जानकारी प्रदान करते हैं, वे मानक स्थापित करते हैं जिन्हें प्राप्त करने में शिक्षार्थी प्रयासरत है और उपरोक्त सभी। तो साथियों अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो सीसीई सतत व सुनियोजित आकलन किया जाता है वो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है, इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है? वाचन संबंधी, व्याकरण संबंधी, लेखन संबंधी और अक्षर विन्यास संबंधी। तो देखिए कलम ढंग से पकड़ेगा तो लिखेगा ढंग से है, तो फिर लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है साथियों। विकल्प 3 सही है प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, अर्वाचीन पद का सही विलोम है प्राचीन, पुराना, ये दोनों और कोई नहीं। तो मित्रों अर्वाचीन जो पद है इसका होता है प्राचीन। क्या विलोम शब्द होता है साथियों इसका? प्राचीन। विकल्प 1 सही है प्रश्न 18 में। अर्वाचीन का प्राचीन ही होगा, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, तो पौराणिक का विच्छेद करें तो पुराण प्लस इक बराबर शब्द बनेगा पौराणिक। तो एक प्रत्यय लगा हुआ है, प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है, वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन एवं लिंग है। तो रेखांकित शब्द है साथियों शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। तो शाकाहारी स्त्रीलिंग तो होगा नहीं, नपुंसकलिंग भी नहीं होगा, है तो पुल्लिंग, लेकिन एक वचन या बहुवचन। शाकाहारी मतलब साथियों ये एक वचन के अंतर्गत आ रहा है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न 20 में। शाकाहारी भोज की भी यहाँ पर बात की जा रही है साथियों, भोज साथ में है तो एक वचन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, प्रवासी शब्द का सही अर्थ है प्रदेश में रहने वाला, अपने देश में रहने वाला, कभी कभी विदेश जाने वाला और कभी भी कहीं भी स्थायी वास न करने वाला। तो देखिए कभी भी कहीं भी स्थायी वास न करने वाला, वास करते हैं ये तो, कभी कभी विदेश जाते हैं उसे भी प्रवासी नहीं कहते हैं, देश में रहते हैं उसे भी नहीं, बल्कि जो प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति है उसको प्रवासी की संज्ञा दी जाती है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, उस भोज में गांधी जी सम्मानित अतिथि थे, इस वाक्य को सामान्य वर्तमान काल में निम्न में से किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो सामान्य वर्तमान का मतलब आता है ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार से शब्द आते हैं। तो पहला विकल्प है उस भोज में गांधी जी सम्मानित अतिथि थे, पूर्ण पहले की बात हो गई तो ये वर्तमान में आएगी नहीं, गलत। इस भोज में गांधी जी सम्मानित अतिथि होंगे तो फिर वो भविष्य में चली गई, ये भी गलत। उस भोज में गांधी जी सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए और उस भोज में गांधी जी सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे तो ये फिर भविष्य में चला जाएगा, तो हुए, ये तीसरा एक विकल्प आपका सही आंसर हो सकता है साथियों 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23, साध्य पद के लिए विलोम शब्द है असाध्य, दुर्साध्य, दोनों और कोई नहीं। तो साथियों जो साध्य पद है इसका विलोम होता है असाध्य, साध्य का असाध्य, उल्टे की यहाँ पर बात की जा रही है, विलोम पूछा है 23 में प्रथम विकल्प। प्रश्न 24 है, बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा है
बचकाना, बचपन, बचपना और बच्चे। तो बच्चा की भाववाचक संज्ञा बनती है साथियों बचपन। बचपन एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन बच्चा शब्द भाववाचक नहीं है साथियों। तो दूसरा विकल्प सही है 24 में। नेक्स्ट 25। मित्रों प्रश्न नंबर 25 है, बुद्धि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो मित्रों जो बुद्धि शब्द है ये देशज भी नहीं है, विदेशी भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है, बल्कि ये तत्सम है। विकल्प एक सही है 25 में। नेक्स्ट 26। चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है, यह कथन किस काल का बोधक है? सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्यकाल। तो मित्रों चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है। पुकार है तो अपूर्ण भूत रहेगा नहीं, पुकार हो रही थी ऐसा होना चाहिए था। भविष्य में भी नहीं जाएगा, ये सामान्य भूत में भी नहीं जाएगा, और ये जाएगा सामान्य वर्तमान में। तो साथियों यहाँ तीसरा विकल्प सही है 26 में। नेक्स्ट 27। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका अर्थ बताओ। एक साथ दो दुर्गुण होना, करेले का पौधा नीम पर वृद्धि करता है, करेले और नीम का संयोग, और ये सभी। तो साथियों देखिए एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब डबल चीजें हो रही हैं, वो भी दो दुर्गुण। विकल्प एक सही है साथियों प्रश्न 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन यह दोनों किसके भेद है? सहस्वर वाचन के, आदर्श वाचन के, मौन वाचन के और अनुकरण वाचन के। तो साथियों जो गंभीर वाचन है तथा जो द्रुत वाचन है ये मौन वाचन के भेद है साथियों। किसके भेद है? मौन वाचन के। विकल्प 3 सही है प्रश्न 28 में। नेक्स्ट 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? मौखिक अभिव्यक्ति स्वाध्याय से तो करेगा नहीं। अब डाल्टन, खेल और प्रोजेक्ट। तो साथियों मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो बालक मातृभाषा का शिक्षण कर रहा है शुरू में, तो फिर वहाँ पर खेल खेल के माध्यम से आप उनको मौखिक अभिव्यक्ति भी सिखा सकते हो। विकल्प 3 सही है साथियों प्रश्न 29 में। और आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों, और साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा साथियों। प्रश्न 30। शिक्षण सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? पहला है बालकों को ध्यान केंद्रित करने में यह सामग्री सहायक है। दूसरा है बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ाना ही नहीं पड़ता। तीसरा है इन उपकरणों की सहायता से शिक्षक अधिक संख्या के छात्रों की शंकाओं का समाधान एक साथ कर सकता है। और चौथा है विस्तृत पाठ्यक्रम को थोड़े समय में पढ़ा देने में यह व्याकरण सहायक है। तो साथियों जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसे शिक्षक को ये लाभ नहीं है कि वो शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, ये कोई लाभ नहीं हुआ साथियों। दूसरा विकल्प इस प्रकार आपका सही रहेगा।